Hello everyone, welcome back to my channel Chuchuraman, and today we will discuss about the your laws and your rights unit 2, that is sources of law. We will see what are the different sources of laws and how the laws are formed and created by the legislature. So let's begin. The first one is laws. The first one is legislation. We see that emergence of legislature happen in 13th century. जो legislature बनते हैं parliaments जो first time law जो create करता है वो 13th century से start होता है. Legislation emerged as the chief sources of law. उसके बाद पार्लियामेंट ही चीफ सोर्सेज बन जाते हैं लॉज को क्रिएट करने के लिए. ट्रेडिशनली स्टेट डिपेंडेंट अपॉन कस्टम एंड डिक्रीज ऑर्डर्स ऑफ द किंग फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल. सामान्यतः इससे पहले क्या होता था कि स्टेट जो है वो कस्टम के अनुसार या फिर राजा के आदेश के अनुसार रेगुलेट किया जाता था. पीपल के बिहेवियर को कैसे मेंटेन करना है, लोगों को क्या ऑर्डर्स देने हैं, लोगों को कैसे क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, ये बेसिकली कस्टम या तो कस्टम से बताया जाता था कि आपको इस कस्टम चला आ रहा है तो उस हिसाब से आपको भी मानना है, या फिर राजा के आदेश होते थे कि भाई राजा ने ये ऑर्डर दिया है या फिर उनका ये आदेश है कि आपको ऐसा करना है तो करना है. तो लेजिस्लेचर के क्रिएट होने से पहले बेसिकली कस्टम और राजा के ऑर्डर्स को ही लॉज की तरह ट्रीट किया जाता था. बट लेटर ऑन लेजिस्लेचर इमर्ज एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन बाद में ऑर्गन का ही एक अलग जो है ये ऑर्गन बन के लेजिस्लेचर अलग ऑर्गन बन गया, जिससे कि उसका एक पर्टिकुलर काम होने लगा कि वो लॉ फ्रेम करेगी. तो पार्लियामेंट्स जो कि हम देख सकते हैं, लेजिस्लेचर हमारे कंट्री में लोकसभा है, तो उनका काम होता है कि लॉज को क्रिएट किया जाए. और ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट से बिल्कुल सेपरेटेड है, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है. गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि कैसे लॉज उसमें बनेंगे और उसको कैसे फिर लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है. लेकिन वो लेजिस्लेचर एक अलग पार्ट है, वो टोटली रूलर्स जो जैसा बोल देगा, जैसे जो भी प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई भी रूलर है वो बोल देगा वैसे नहीं होगा. द लॉ विच इज बीइंग मेड उसको पहले डिस्कस करना होगा पार्लियामेंट के अंदर कि वो सबके लिए अच्छे भलाई के लिए है या नहीं. उसको उसको उसके व्यू सपोर्ट में और काउंटर अगेंस्ट में बहुत सारे व्यूज रखे जाएंगे कि इसके ये परिणाम हो सकते हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं, इसको ऐसे किया जा सकता है. तो लोगों को बात सुन के समझ के फिर एक लॉज बनता है. पहले राजा ने बोल दिया, आदेश दे दिया, बन गया, ऐसा नहीं होता है. अब उसको डिस्कस करके फिर एक फ्रेम किया जाता है, तो प्रॉपर वे में चीजों को किया जाता है. तो यही है लेजिस्लेशन के थ्रू लॉज का बनना. और नाउ वी विल सी द सेकंड वन, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? Several regions like scarcity of time, lack of expertise, and increased demand for law making, the legislature of the state find it essential to delegate some of the laws making powers to the executive. The executive then make laws rules under this system. This is known as delegated legislation. तो बेसिकली डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, हिंदी वर्ड है. और या फिर इस डेलीगेट का मतलब होता है किसी काम को सौंप दिया जाना. तो इसके अंदर जो काम लेजिस्लेचर का होना चाहिए था वो काम वो खुद ना करके एग्जीक्यूटिव को ही सौंप देती है कि आप खुद लॉ बनाओ. ये तो भाई अजीब बात होगी. लेकिन ऐसा क्यों होता है? और ऐसा नहीं वो सभी केसेस में होता है. जो नॉन इम्पोर्टेंट केसेस रूल्स होते हैं या फिर ऐसे चीज होते हैं जिसका मोर और लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको वो एग्जीक्यूटिव को सौंप देते हैं, ताकि बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ टाइम, क्योंकि जो लेजिस्लेचर उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉज फ्रेम करने के लिए होता है और उनको एक्सपर्टीज भी नहीं होता है बेसिकली एग्जीक्यूटिव के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कि इसके लिए क्या बेटर होगा, कि किस तरह के लॉज बनेंगे तो उनकी वो ब्यूरोक्रेसी या फिर एग्जीक्यूटिव बहुत बहुत अच्छे से काम करेगी. तो उन्हीं के फील्ड्स को दे दिया जाता है कि भाई आप खुद अपने लिए लॉज बनाओ, हम फिर बाद में चेक कर लेंगे कि ये सुटेबल है या नहीं. वी विल चेक इट थ्रू द लेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियरी की ये सही है या नहीं. अदरवाइज आप खुद बनाओ. एंड इंक्रीज डिमांड फॉर लॉ मेकिंग, और क्योंकि लेजिस्लेचर के पास ऑलरेडी बहुत लॉ बनाने के लिए होता है, डिमांड्स होते हैं, तो इसलिए वो जो लेस इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव को ही सौंप देते हैं. इसी को बोलते हैं डेलीगेट कर देना. दी लेजिस्लेचर फाइंड इट एसेंशियल टू डेलीगेट सम ऑफ द लॉ मेकिंग पावर्स. तो इसलिए कुछ पावर्स वो एग्जीक्यूटिव को ही दे देते हैं कि आप खुद बनाओ. तो ऐसे नहीं है, जो सीनियर्स ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है,
तो वो लोग इसको फ्रेम करते हैं, इसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो लॉज इस तरीके से भी एक ये तरीका भी है कि लॉज को क्रिएट करने का, डेलीगेट करके। नाउ वी विल सी द थर्ड वन, दैट इज कस्टम। कस्टम लॉज कस्टम के थ्रू भी बनता है। अब आप सोचेंगे कि कस्टम के थ्रू कैसे बनता है? कस्टम मीन्स जो रीति रिवाज आ रही है उसके हिसाब से भी लॉज बनते हैं। लाइक हमारी सोसाइटीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग एंसेस्ट्रल है, जो उसको फॉलो करते आ रहे हैं बाय कई जनरेशन से, ठीक है। तो इट हैज बीन द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ द लॉ। कस्टम जो है वो ओल्डेस्ट सोर्स है लॉ का, क्योंकि वो होता आ रहा है तो लोग उन्हें उसको एज ए रूल में भी लाना शुरू कर देते हैं उसको कस्टम्स। और ऐसा नहीं कि सभी कस्टम्स को वो रूल्स बना देते हैं। जो कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा होता है उसको वो नहीं मानते, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो सभी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं प्रीएम्बल के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको वो एज ए लॉ कस्टम फ्रेम कर दिया जाता है। कस्टम्स वर प्रैक्टिस हैबिचुअली एंड वायलेशन ऑफ कस्टम्स वर डिसअप्रूव्ड एंड पुनिश्ड बाय द सोसाइटी। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी इटसेल्फ वी वर प्रैक्टिस टू disapproved and punished those people or those law which is against the custom। हमें आदत है कि उन लोगों को डिसअप्रूव कर दिया, उनकी बातों को, या उनको पनिश किया जाए जो कस्टम का वायलेट करे, जो रीति रिवाज के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है वो पनिश्ड किया जाता है इस सोसाइटी के अंदर। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं फ्रॉम दी ट्राइबल सोसाइटी। तो इसी के आधार पे कस्टम को एज ए रूल की तरह ट्रीट किया जाने लगा। सोशल इंस्टीट्यूशन बिगेन, और पहले जो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ वो, और जो वो रूल किया जाने लगा सोसाइटी, वो बेसिकली कस्टम के हिसाब से ही तो चलता था कि भाई कस्टम ये बोल रहा है, इस हिसाब से हमारे रीति रिवाज है, तो इसी हिसाब से हमारी सोसाइटी गवर्न होगी, इसी हिसाब से सोसाइटी के लोग इस तरह की हरकतें या फिर कोई काम करेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी में कस्टम का एज ए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग एज ए लॉ मेकिंग। The state emerged and organized as a political institution of the people having the responsibility to maintain peace, law and order। जब स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जब लोग रियलाइज करते हैं कि स्टेट का होना बहुत जरूरी है एक बहुत बड़े उसको गवर्न के लिए, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, तब और स्टेट का जरूरी है कि इस बात के लिए भी कि वहाँ पे पीस को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि लोग केओस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग ऑथोरिटी होने चाहिए जो उसको पीसफुल और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और पीस बनाए रखे। देन पीपल रियलाइज कि देयर इज अ नीड ऑफ स्टेट। तो इस बात को भी रियलाइज किया गया कि जो रूल्स कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पे हैं उसको भी लागू किया जाए। जो रूल वो कस्टम बाय थ्रू कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं उसको एज ए लॉ ट्रीट किया जाए स्टेट के द्वारा, कि भाई ये रूल्स ये कस्टम हम फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो कर रहे हैं और इसको लॉ की तरह ट्रीट किया जाए, और इसको अगर कोई वायलेट करे तो ये स्टेट का काम है कि उसको पनिश करे। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हम कस्टम को एज ए लॉ ले रहे हैं, और इसके बाद फिर जब स्टेट क्रिएट हो रहा है तो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि कस्टम्स थ्रू आउट द एजेस फॉलो होने चाहिए, और तुम्हारा ये काम है कि तुम उनको पनिश करो या फिर डिसअप्रूव करो जो कस्टम के अगेंस्ट है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लॉज हैड बर्थ व्हेन द स्टेट बिगेन कवरिंग द कस्टम इनटू द अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग रूल्स। बहुत सारे स्टार्टिंग में बहुत सारे रूल्स जो स्टेट ने क्रिएट किए वो बेसिकली वही थे जो कस्टम के द्वारा कवर किए जा रहे थे, उन्हीं को अथॉरिटेटिव रूल्स बना दिया गया और बाइंडिंग रूल्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा कि भाई ये कस्टम है, ये रूल्स भी आज से हो जाएंगे और इसको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो रूल्स कहाँ से रहे थे? थ्रू कस्टम्स। फ्रॉम उनका जन्म कहाँ से हुआ था? कस्टम्स के थ्रू। जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो आई होप कि कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ आपको समझ में आया होगा कि हाउ कस्टम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द लॉज in the society. Now comes on the next one, that is religion and morality. We will see how the religion and morality shape the narrative of the people, and it also helps to create the laws or work as a source of law. So religion and religious were accepted as superior heavenly forces and worshipped. हमारी सोसाइटी के अंदर रिलीजन और रिलीजियस लोगों को बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता रहा है, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग। और रिलीजियस चीजों को सुपीरियर हेवनली फोर्सेस और क्रिएट कर हेवनली फोर्सेस और वर्शिप। बेसिकली भगवान को और इन सब चीजों को लोग मानते हैं कि ये हेवनली बॉडीज हैं, परलौकिक बातें हैं कुछ,
और उनके द्वारा ये धरती गवर्न किया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। ये मोर और लेस सही गलत भी हो सकता है, मुझे आई विल नॉट ट्राई टू पुट एनी ओपिनियन ऑन इट। और उनको पूजा जाता रहा है। Religion then started regulated and behavior of, religion then started regulated behavior of the people and began invoking godly sanction। तो रिलीजन आफ्टर सम टाइम क्या करता है कि एक फेज आता है सोसाइटी में, डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मतलब आप बोलेंगे कि कैसे, तो वो अभी तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो गया कि रिलीजन का एक बहुत कम प्रभाव है, अभी हम देख नहीं पा रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब रिलीजन बहुत मोर और लेस सभी चीजों को तय करती थी, भाई कौन कैसे रहेगा सोसाइटी में, किसको क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। इवन इन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी विच वाज प्राइमरीली द कास्ट सोसाइटी, तो वहां पे ये पहले फ्रॉम दी आई थिंक बिगिनिंग ये तय किया जाता था कि लोग कैसे, लोगों का क्या ऑक्यूपेशन होगा, किसका क्या काम है, किसको कैसे घर बनाना है, तो हर चीज पूजा कैसे करनी है, तो ये रिलीजन ही तय करता था, ठीक है, लोगों के बिहेवियर को। और फिर उस इसके हिसाब से गॉडली सैंक्शंस देता था कि हाँ भाई भगवान की यही मर्जी है कि तुम ऐसे काम करो, ऐसे इससे अलग काम करोगे तो तुम रिलीजन या फिर भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो। लोगों को फियर ऑफ हेल, नर्क से डराया जाता था, तुम गलत काम करोगे तो तुम नर्क जाओगे, या फिर ये नॉर्म्स तुम नहीं फॉलो करोगे तो तुम नर्क जाओगे। लोग डर के भी रिलीजन के कस्टम्स को, उसके चीजों को फॉलो करते थे ताकि भाई वो नर्क वर्क ना जाए। एंड पॉसिबल फ्रूट्स ऑफ हेवन, और उनको जन्नत या फिर ये बोल सकते हैं आप स्वर्ग का लालच भी दिया जाता था कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो तो इससे होता क्या है, लोग उस हिसाब से बिहेव करते हैं कि भाई ये लोग सही है, अगर बोल रहे हैं तो हमें ऐसे ही काम करना चाहिए ताकि हमें नर्क या फिर नर्क में ना जाए और स्वर्ग में जाए। तो रिलीजन क्या कर रहा है यहाँ पे, रिलीजन लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, तुम ऐसे नहीं करके ऐसे ही करोगे तो बेटर होगा तुम्हारे लिए। इट कंपेल्ड पीपल टू एक्सेप्ट एंड ओबे द रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट, लोगों को कंपेल कर रहा है कि रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो किसी भी तरीके से। द रूल्स ऑफ द मोरालिटी ऑल्सो अपीयर्ड इन द सोसाइटी। एक मोरालिटी का भी रूल्स रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग इन द सोसाइटी में कि भाई नैतिक आधार पे लोग फैसले लेते हैं ये सही है या नहीं, तो किसी ने गलत किया है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा सोसाइटी में रहा है, अगर इसने इतना गलत काम किया है तो उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए, या फिर अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। तो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा सोसाइटी के अंदर रहा है। तो हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर कैसे रिलीजन और मोरालिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ को फ्रेम करने में। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। Now we will see the fifth one, that is judicial decisions। जुडिशियल डिसीजंस कैसे हेल्प करता है लोगों को कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लॉज को फ्रेम करने में। लाइक अगर कोई दो पार्टीज कोर्ट जाती है कोई किसी खास वजह से लेके कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया या सही किया, और लॉज ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला सुनाती है कि भाई ये सही है और ये गलत है, तो उसको तो फैसला मिल गया उस इंसान को, लेकिन एट द सेम टाइम वो फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। और इस तरह के अलग केसेस जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसमें सेम चीज के लॉज जो इन्होंने जिस आधार पर इन्होंने फैसला सुनाया उसी के आधार पर उनको आगे भी फैसला सुनाया जाना चाहिए, लाइक उनको फैसला सुनाना होता है। तो जो उन्होंने फैसला दिया उसको फिर लॉज की तरह ट्रीट किया जाता है अगले वाले जो केसेस आने वाले हैं, अभी जो अभी आए नहीं है बट आएंगे फ्यूचर में जो कोर्ट्स ने। लेकिन ये सब कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ एपेक्स कोर्ट पे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्राइमरीली हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई अथॉरिटी है कि जो वो डिसीजन देती है उसको लॉ की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर किसी हाई कोर्ट ने ये किसी खास केस में डिसीजन दिया है तो आने वाली सभी केसेस के अंदर वो डिसीजन जिस तरीके का डिसीजन दिया गया वही उसी तरीके का डिसीजन अप्लाई होगा, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और कहे कि नहीं इस केसेस अब इस वाले ये फैसले गलत है और इसमें ये रूल्स है, कोई अलग फैसला सुना है। नाउ वी विल द सिक्स्थ वन, दैट इज इक्विटी। अब इक्विटी एज ए सोर्स ऑफ लॉ हम देखेंगे कि क्या होता है। इक्विटी मीन्स फेयरनेस और सेंस ऑफ जस्टिस। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लॉ।
The judges depend on the equity and act as in accordance with the sense of fair play and justice. Equity is used to provide relief to the aggrieved parties, and such decisions perform the function of the laying rules for the future. देखो, इक्विटी का मतलब होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जब लॉ कुछ और कह रहा होता है लेकिन जस्टिस कुछ और देना होता है। लाइक लॉस तो ये कह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर चीज के लिए सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलना चाहिए। लेकिन इक्विटी ये कहता है कि इसको सही न्याय मिलना चाहिए। मतलब एक सही न्याय कब होगा? जब सबको समान अवसर दे दिए जाएंगे किसी भी चीज के लिए। और यदि कोई आदमी बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है, और कोई आदमी बहुत दबाया दबाया हुआ कुचला हुआ है गया है सोसाइटी के द्वारा, तो अगर दोनों को ही समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अगर लॉ के हिसाब से तो सबको समान बनाया गया है, सबको समान राइट्स दिए गए हैं, अगर सबको समान ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा? पावरफुल लोग पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर देंगे, सबसे पहले हर एक चीजों पे लाइक उनका वो अपना एक हेजेमनी क्रिएट कर देंगे। तो ये सही नहीं होगा। इंस्टेड वहां पे इक्विटी ये कहता है कि उसको एक फेयरनेस और सेंस ऑफ फेयर प्ले देना चाहिए, मतलब समान रूप से ट्रीट करके समान रूप का अवसर भी मिलना चाहिए। तो वहां पे अगर कोर्ट ये बोलती है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को कुछ ज्यादा उसमें अटेंशन देने की जरूरत है, उनको ज्यादा उनके लिए ज्यादा कुछ करने की, ताकि उनको इक्वालिटी सोसाइटी में इंश्योर हो पाए, तो उनके लिए क्या करती है? अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू क्या करती है? उनको जॉब्स के अंदर कुछ जॉब्स रिजर्व रखे जाते हैं उनके लिए, या फिर एडमिशंस के अंदर कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाती है। तो इक्वालिटी तो है, लेकिन ये सेंस ऑफ फेयर प्ले है। उनको जो बहुत कम है उनको बराबर में लाकर फिर कंपटीशन किया जाए भाई, तो उनको थोड़ी सी हाइट, थोड़ी सी उनकी सुविधा दी जाए, फिर जाके जब वो सब बराबर एक लेवल पर हो जाए, फिर जाके एक, उसको एक इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया। तो ये एक सेंस ऑफ फेयर प्ले है। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि सोसाइटी में कोई बूढ़ी औरत है जिसने जिससे किसी ने, उसके रिलेटिव ने उनसे उसकी साइन करवा लिया कि भाई तुम सारी प्रॉपर्टीज मुझे दे दो। अब भाई वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने साइन कर दिया। अब उसको बाद में पता चला कि इस रिलेटिव ने मेरे साथ धोखा किया और उसने मेरा जमीन अपने नाम पे लिखवा लिया, कुछ और बोल के कि भाई कोई ये दूसरा कागज है। तो लॉस तो ये कहती है कि भाई साइन यदि किसी ने कर दिया कागज पे तो उसका जमीन उसने दे दिया। तो लेकिन अगर वो फेयर सेंस ऑफ जस्टिस कब होगा? जब कोर्ट इस बात को समझे कि ये बाय लॉ तो ये अब जमीन उसका ट्रांसफर हो गया है उस इंसान के नाम पे जिसने ये लिखवा लिया, लेकिन बाय जस्टिस, थ्रू जस्टिस और फेयरनेस तभी हो पाएगा जब ये इंश्योर किया जाए कि इसके साथ, बूढ़ी की औरत के साथ गलत हुआ है, और उस इंसान को पनिश किया जाए और फिर जमीन इसको वापस दे दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है जब लॉ कुछ और कह रहा होता है, लेकिन सेंस ऑफ फेयर प्ले कुछ और कह रहा होता है। तो जस्टिस हमेशा सिर्फ लॉ के हिसाब से नहीं देना होता है, वहां पे मोरालिटी, जब एक मोरालिटी जो है उस हिसाब से और कॉन्शियसनेस के बेस पे भी हेल्प कोई वो फैसला देना होता है, तब जाके वो एक लॉ की तरह काम करता है। Equity may be defined as a portion of natural justice which, for historical reason, was not enforced by the common laws court. वो इक्विटी बेसिकली क्या है? पोर्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। वो नेचुरल जस्टिस वो जस्टिस ही है, लेकिन फॉर हिस्टोरिकल रीजन जो चले आ रहे नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से वो अब तक कॉमन लॉ कोर्ट्स के द्वारा इस तरह के फैसले नहीं दिए गए। तो लोगों को कॉमन लॉ कोर्ट्स को ये रियलाइज नहीं होता है कि इस तरीके के फैसले के अंदर इस तरीके के फैसले देने चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ये रियलाइज करती है कि इस तरह के केसेस में ऐसे फैसले देने चाहिए। वो एक नेचुरल जस्टिस ही है, लेकिन उसको कोर्ट्स ने रियलाइज नहीं किया था कि इस तरह के केसेस भी आ सकते हैं। तो उस वाले जो नए तरह के केसेस जो आते हैं जहाँ पर लॉस कुछ और क्या रही होती है, लेकिन जस्टिस देना, लाइक जस्टिस जो है वो कुछ और मांग रही होती है न्याय करने के लिए, तो वहां पे अलग तरीके से फैसला देना होता है। इसी को इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी एज ए सोर्सेस ऑफ लॉ। ये लोगों को समान ट्रीट करके लॉ लाइक फैसला देना। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। साइंटिफिक कमेंट्रीज, और साइंटिफिक कमेंट्री एज ए सोर्स ऑफ लॉ हम देखेंगे। The work of the eminent jurist always includes scientific commentaries on the constitutions and the laws of each state. जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं ना, वो कुछ कमेंट्रीज देते हैं, जैसे कि
कई फैसले सुनाते हैं, या फिर स्टेट पर कई तरह की फैसले देकर, या फिर अलग तरीके की कोई कोई बुक्स लिखा या कुछ उन्होंने लिखा, उसके बेसिस पे भी लॉ, जो दूसरे ज्यूरिस्ट हैं या फिर जो उनको ये समझ में आता है कि लॉ को इंटरप्रेट किस तरीके से उन्होंने किया था, उसको हेल्प मिलता है कि वो दूसरे उस तरह के लॉज को कैसे ट्रीट करें। तो एंड दी लॉज ऑफ दीज आर यूज्ड बाय द कोर्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ द लॉ। उन्होंने जो कमेंट्रीज लिखे होते हैं ना इमिनेंट ज्यूरिस्ट ने, उसको हेल्प करता है, दैट दैट थिंग हेल्प कोर्ट्स टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ, कि लॉ को इंटरप्रेट के समझा जाए अच्छे तरीके से और फिर उसको अप्लाई किया जाए। एंड आल्सो सजेस्ट द फ्यूचर पॉसिबल रूल्स ऑफ द बिहेवियर, और फ्यूचर में जो पॉसिबल रूल्स है ना उसको, और बिहेवियर है उसको भी समझा जाए, ये फ्यूचर में उसको उसके लिए बेहतर तरीके से लॉज को समझ के अप्लाई किया जाए। दे ऑल्सो हाईलाइट द वीकनेसेस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एज वेल एज द as the ways of the overcome these। और वो जो ये कमेंट्रीज ऑल्सो हेल्प करती हैं कि जो वीक कुछ लॉज के अंदर वीकनेसेस रह जाते हैं, अलग कि अलग तरीके के फैसले आ जाते हैं समझदारी के ना होने के कारण, तो लॉज को जब कमेंट्रीज के थ्रू समझ जाते हैं दूसरे ज्यूरिस्ट, तो फिर फ्यूचर में इस तरह के केसेस में वो उसमें सुधार कर पाते हैं और लॉज में थोड़ा चेंजिंग भी ला पाते हैं और इंटरप्रेट सही तरीके से कर पाते हैं। तो साइंटिफिक कमेंट्रीज बेसिकली लॉज को समझने में, और जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट है उनके काम को अच्छे से समझने में और लॉज को इंटरप्रेट करने में हेल्प देता है, और इसको सोर्सेज की तरह, एज सोर्सेज ऑफ लॉ की तरह ही ट्रीट किया जाता है। आई होप कि आप ये वाला पार्ट भी साइंटिफिक कमेंट्री समझ चुके होंगे, और दैट इज द एंड ऑफ द सेशन फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा पसंद आ रहा होगा, और अगर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है या फिर कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी खुद को इम्प्रूव कर सकूं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू मोर इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।